वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट है उसका जो पेपर इनवर्टिब्रेट है उसके यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि ओरिजिन ऑफ प्रोटोजोआ, पैराजोआ और मेटाजोआ है। यानी कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो हमारे पास में प्रोटोजोआ है उसको समझते हैं किस प्रकार से वो एनिमल के क्लासिफिकेशन में ओरिजिनेट हुआ है। तो जितने भी हमारे पास में एनिमल्स हैं, ठीक है? या पूरे एनिमल किंगडम को अगर हम बात करें, इसको आगे जो है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट है हमारे पास में प्रोटोज़ोआ और दूसरा है मेटाज़ोआ। इनको डिवाइड करने का जो बेस था, वो रहा इनके सेल के नंबर को लेकर के, प्रोटोज़ोआ और मेटाज़ोआ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटोज़ोआ है, इसमें तो सारे एनिमल्स यूनिसेल आएँगे, मतलब जिनकी केवल बॉडी जो है वो सिंगल सेल से मिलके बनी होगी, ठीक है? सेलुलर टाइप के एनिमल्स, जबकि मेटाजोआ में सारे आएँगे मल्टी टाइप के सेल वाले, ठीक है? मल्टी सेलुलर टाइप के एनिमल्स, राइट? अब इनकी उत्पत्ति के बारे में, भाई ये एनिमल जो है वो किस प्रकार से ओरिजिनेट हुए हैं इस नेचर के अंदर। तो कहीं न कहीं इनसे पहले भी लाइफ रही होगी, यूनिसेल से पहले भी लाइफ रही होगी, ठीक है? बट वो कैसे रही होगी? तो देखो, ये जो यूनिसेलुलर जो हमारे पास में एनिमल्स हैं, इनसे पहले जो है वो एक हमारे पास में प्रोकैरियोटिक लाइफ रही थी, प्रोकैरियोटिक लाइफ रही थी। ठीक है? या फिर ऐसे बोल दो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, वो उसका ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है? अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है? या लाइफ है, ये प्रोकैरियोटिक लाइफ किस प्रकार की थी पहले वो समझना पड़ेगा हमें। प्रोकैरियोटिक लाइफ जैसे कि ये हमारे पास में इसकी कवरिंग हो गई और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो इसका खुद का फ्लूइड जो है वो फिल रहा था इसमें, ठीक है? और यहाँ तक इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? जीनोम के रूप में, वो भी इसके अंदर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट था, ओपनली बिखरा हुआ था, ठीक है? यानी कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक वेल डेवलप्ड तरीके से अपने आप को अरेंज किए हुए इसमें एडजस्ट है। ऐसा नहीं है। इनके जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इसमें। तो अब क्या हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक जो लाइफ यहाँ पे पहले हमारे पास में ऑलरेडी ओरिजिनेट हो चुकी थी, उनसे हमें समझना पड़ेगा कि प्रोटोजोआ कैसे ओरिजिनेट हुए हैं। बिकॉज़ प्रोटोजोआ के एनिमल्स जो है ना वो सारे के सारे आते हैं यूकैरियोटिक में, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल के एनिमल्स को हम प्रोटोजोआ कंसीडर करते हैं, ठीक है? प्रोटोजोआ। तो कहीं न कहीं बात ये आ गई है कि ये प्रोटोजोआ यानी कि इनकी यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसे प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में मॉडिफाई हुई है, यही इसका ओरिजिनेट है। तो कैसे? देखो, यूकैरियोटिक सेल में क्या मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग वो आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास में कवरिंग हो गई और इसके अंदर क्या है कि एक वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है? साथ ही साथ इसे इसके पास एंडो मेम्ब्रेन भी है, यानी कि ईआर भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तो और इनके पास में काफ़ी सारे जो मेम्ब्रेनस, ठीक है? सेल के ऑर्गेनेल्स भी हैं, जो कैसे हैं? मेम्ब्रेनस हैं। यानी कि कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेल की मेम्ब्रेन है। दूसरे नंबर पे इनका जेनेटिक मटेरियल जो है जीनोम वो ओपनली डिस्ट्रीब्यूट है और इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन वाले जितने भी सेल के पार्ट्स हैं या ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे के सारे एब्सेंट है इसमें। कैसे इनमें? एब्सेंट है। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये पार्ट हमारे पास में सेकंड नंबर का, इसमें आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, ठीक है? साथ ही साथ इसमें क्या है, न्यूक्लियस डेवलप हो गया है, ठीक है? इसके अंदर जो मेम्ब्रेन वाले पार्ट्स हैं, वो भी डेवलप हो गए हैं, ठीक है? जो सेल के पार्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो किस प्रकार से इवॉल्व हुई है, मॉडिफाई हुई है, यही तो है ओरिजिन। अब देखो, इन सबको समझाने के लिए यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि एक हमारे पास में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उससे यूकैरियोटिक सेल का कैसे मॉडिफिकेशन हुआ है, उसकी ओरिजिनिटी कैसे आई है, वो हमें समझना है, राइट?
तो इसके लिए क्या है कि साइंटिस्ट है हमारे पास लिन मार्गुलिस, ठीक है? इन्होंने 1967 में अपनी एक थ्योरी रिप्रेजेंट करी है इसी टॉपिक को लेकर के कि भई प्रोटोज़ोआ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इन केस अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू प्रोटोज़ोआ ओरिजिनेट, है ना? तो आपको ये थ्योरी जो है ना वो मेंशन करनी है डिटेल के साथ में, ठीक है? कैसे? देखो, इन्होंने थ्योरी जो है वो रिप्रेजेंट करी है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है? यानी कि जो प्रोटोज़ोआ के एनिमल्स हैं वो कहीं न कहीं सिम्बायोटिक प्रोसेस के कारण ही क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में जैसे कि लाइक प्रोटोज़ोआ के एनिमल्स अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है? इनकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है? तो देखो एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास में एक सबसे पहले एंसेस्ट्रल टाइप की जो प्रोकैरियोटिक सेल है, वो प्रेज़ेंट थी कहीं न कहीं। क्या थी? एंसेस्ट्रल टाइप की एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें मैंने आपको बोला ना कि मेम्ब्रेन होगी और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही ओपनली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब हो क्या रहा है इसमें वो देखिए, सबसे पहले जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, ये इनर फोल्ड करेगी, ठीक है? अंदर की ओर इन्वेजिनेट करेगी और अपना एक मेम्ब्रेनस टाइप का कोई भी सेल पार्ट जो है वो इसमें फ़ॉर्म कर देगी। जो हमारे पास में ये सेल है ना, ये वाली फर्स्ट सेल है एंसेस्टर प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसी के अंदर, राइट है? तो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर फोल्ड हो रही है, ठीक है? जो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है ना यहाँ पे, इसके सराउंडेड जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? फ़ॉर्म हो जाएगी। जिससे पहला काम क्या होगा? जिससे पहला काम जो हमने यहाँ पे अभी बात करी थी ना फर्स्ट जस्ट यहाँ पे कि प्रोटोज़ोआ सेल से आप सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल से आप यूकैरियोटिक सेल में कैसे ओरिजिनेट करवाओगे? तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कैसे बनेगा? न्यूक्लियस ऐसे बनेगा कि ये जैसे हमारे पास में मान लीजिए ये सेल है, इसके सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो रही है, ठीक है? तो ये मेम्ब्रेन जो है ना वो अलग होकर के अंदर की तरफ इस प्रकार से मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेगी। ऐसे ही दूसरी साइड से, ऐसे ही तीसरी साइड से, ऐसे ही चौथी साइड से ऐसे करके तो ये जेनेटिक मटेरियल को घेर लेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक वेल डेवलप्ड ठीक है, स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से घिर चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, ठीक है? तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ये इवोल्यूशन है प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का या आप ऐसे बोल दो कि प्रोटोज़ोआ एनिमल के ओरिजिन का। फिर क्या कहते हैं ये थ्योरी? नेक्स्ट इसी से ही देखो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो यहाँ पर क्या हो गया न्यूक्लियस बन गया साथ ही साथ जो मेम्ब्रेनस टाइप के जो हमारे पास में सेल के पार्ट्स थे ना उनका भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है ये दो डायग्राम जो है ना वो तो आपको यही बताते हैं नेक्स्ट अब आप इसमें देखो ये हमारे पास में एक सेल बन चुकी है ठीक है जस्ट हमारे पास में ये एक हमारे पास में सेल बन चुकी है ये वाली सेल अब इसमें क्या होगा ये एक हमारे पास में इंडिपेंडेंट सेल है राइट अब इस सेल के साथ में क्या होगा, जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल कई प्रकार की और पड़ी हुई हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया है या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो। वो इंडिविजुअल सेल्स इस सेल से साइज़ में छोटे होंगे, तो छोटी सेल्स इसके पास आकर के इसके अंदर धँसने की कोशिश करेगी, ठीक है? किस प्रकार से? इस टाइप से, जैसे ये छोटी एक सेल है, ठीक है? ये सेल इसके पास में जैसे आएगी, तो ये इसकी मेम्ब्रेन को कवर करके अंदर की ओर धँसना शुरू कर देगी। जैसे कि मैं अगर आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझाऊँ, ये रहा हमारे पास में। ये हमारे पास में हो गया एक जो छोटी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें हमारे पास में ये ऑक्सीजन करने वाला एक बैक्टीरिया सेल है। ये सेल जो है इसके अंदर एंटर होएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये एंटर कर रही है, तो पहले वाले सेल की मेम्ब्रेन इसके चारों ओर कवर हो जाएगी और दूसरे की जो खुद की सेल जो है वो इसके तो है ही कंप्लीट इसके अंदर ही। तो इससे क्या होगा जो ये संरचना यहाँ पे गई है, जो जस्ट ऊपर ऑक्सीजन करने वाली ब्रीथिंग करने वाली जो बैक्टीरिया सेल थी, अब इससे क्या होगा इससे ये डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि सेल का एक एसेंशियल पार्ट होता है। तो आप देख रहे हो ना यूकेरियोटिक सेल उसका एसेंशियल पार्ट होता है ये। ये क्या करेगा अब पहले तो ये खुद से ही ऊर्जा ले रहा था, खुद से ही शोषण कर रहा था, बट अब ये इस सेल के अंदर जाने के बाद ये पूरी सेल को सपोर्ट देगा। ठीक है? ये पूरी सेल को सपोर्ट देगा। पूरी सेल को जब सपोर्ट देगा, तो फिर सेल जो है ना पूरी सेल वो इस पे डिपेंड हो जाएगी। इसी से इसी इसी पार्ट के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। ठीक है?
ये यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आप देखना जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए एक और सेल है, ये हमारे पास में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का है। ये बैक्टीरिया जब इसी सेल के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू जो है वो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हो जाएगा। मतलब एक जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल उसी के अंदर स्मॉल सेल जब आकर के सिम्बायोसिस हो रही है यानी कि साथ-साथ रह रही है अंदर धँसने के बाद में, तो फिर वो अपना एक अलग ही पार्ट जो उस सेल के लिए ज़रूरी है उसको बना लेती हैं। अब क्या होगा पता है? अब ये जो सेल है काफ़ी सारे चेंजेज़ आने के बाद में उन सभी के फंक्शंस को अपने अंदर स्टेबलाइज़ करेगी। कि वो पूरे एक साथ परफ़ॉर्म करें, ठीक है? तो फिर वो इंडिविजुअल जो अपनी प्रॉपर्टी होगी ना, वो भूल जाएँगे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना उनकी खुद की, कि भई वो खुद से ही अपना काम करेंगे, नहीं। फिर वो डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि पूरी सेल जब कहेगी ना, तभी फंक्शन होगा। अगर आप उनको एक-एक को सेपरेट निकाल दोगे, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएँगे। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस, ठीक है? और इसके लिए डायग्राम जो है, वो आपको ये शो करना पड़ेगा। देखो अब इसमें ये तो चल जा रहा है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जिससे क्लोरोप्लास्ट बनेगा और ये रहा हमारे पास में एरोबिक बैक्टीरिया, इससे माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। अब एरोबिक बैक्टीरिया कैसा होता है? एरोबिक बैक्टीरिया इस प्रकार से होता है देखो ये ऐसे, ठीक है? ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला है। अब इस मेम्ब्रेन के चारों ओर भई बाहर की जो मेम्ब्रेन है ना इसकी मेम्ब्रेन है, ये भी तो कवर्ड होगी। तो फिर ये लास्ट में जाकर के जब पूरा अंदर आ जाएगा ना, तब ये डबल मेम्ब्रेन के बन जाएँगे। इससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि जो सेल के पार्ट्स है ना, प्रोकैरियोटिक नहीं यूकेरियोटिक सेल के जो पार्ट्स है, उसमें मेम्ब्रेनस टाइप के जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो डबल मेम्ब्रेन के क्यों आए, सिंगल मेम्ब्रेन के क्यों आए और बिना मेम्ब्रेन के क्यों आए? उसकी भी यहाँ पर क्या हो रही है, उत्पत्ति का पता चल रहा है। डबल मेम्ब्रेन के खुद से मेम्ब्रेन लेकर के आ रहा है और साथ में यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन को चारों ओर बाइंड करवा रहा है, तो वो डबल बन जाएगा। कोई ऐसे कंपोनेंट्स जो बिना ही मेम्ब्रेन के हैं, वो इसमें एंटर करेंगे, तो फिर वो सिंगल मेम्ब्रेन के बन जाएँगे, ठीक है? और बाकी तो बिना मेम्ब्रेन के तो राइबोसोम वगैरह बिना मेम्ब्रेन का इसमें एंटर रहता ही है, ठीक है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो होते हैं ना राइबोसोम्स और यूकेरियोटिक सेल में भी होते हैं राइबोसोम्स, तो वो तो पहले से ही उसका पार्ट है। हमने ये बोला था इस वाले पार्ट में कि जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, लाइफ होती है, उसके पास में सेल मेम्ब्रेन, जीनोम और मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेनस सेल पार्ट होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं। तो विदाउट मेम्ब्रेनस वाले तो प्रेज़ेंट होंगे ना और विदाउट वाले कौन होते हैं? राइबोसोम, ठीक है? वो यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा। इसमें होता है एटीएस राइबोसोम। तो राइबोसोम की तो एक अलग ही थ्योरी है उसकी उत्पत्ति की। अब देखो अगर आपको पेपर में करना हो तो आप कैसे करके आओगे? सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज़्म में आप करके आओगे फर्स्ट ऑफ पार्ट कि ये मैकेनिज़्म है मैकेनिज़्म में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले ओरिजिन होस्ट सेल का होगा, ठीक है? कोई भी होस्ट सेल जिसके अंदर बाकी के जो सेल आकर के एनगल्फ करेंगी ना, वो एक होस्ट सेल रहेगी। तो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैकेनिज़्म है, सबसे पहले कोई हमारे पास में प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप होगी, जो कि अनएरोबिक नेचर की होगी, ठीक है? इसके अंदर फिर इवोल्यूशन होगा। जैसे ही इनके अंदर इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन के दौरान क्या होगा वो भी देख लीजिए। इवोल्यूशन होता है कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होती है। जैसे कि ये डायग्राम में देखो आप अंदर की ओर क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है। तो इससे क्या होगा? इससे एक तो न्यूक्लियस बनेगा, इससे एक एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम फॉर्मेशन होंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद में इसमें प्रिमिटिव सेल का निर्माण हो जाएगा। प्रिमिटिव सेल हमारे पास में ये रही। ठीक है? अब प्रिमिटिव सेल के पास में छोटी-छोटी स्मॉल सेल आएँगी और उन स्मॉल सेल को ये अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, ठीक है? एनगल्फ कर लेगा, ठीक है? जैसे ये एनगल्फ कर लेगा उसके बाद में देखो, ये छोटी सेल को अपने अंदर एंटर कर रहा है और ये छोटी सेल जो है इसके अंदर जाकर के अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन जो है ना इसके अकॉर्डिंग करेगी, इस सेल के अकॉर्डिंग, ना कि अपने खुद का अकॉर्डिंग, ठीक है? तो पहले तो हो गई हमारे पास में ये हो गई हमारे पास में ओरिजिन ऑफ होस्ट सेल। उसके बाद में नंबर 2 पे दूसरे स्टेप में आता है कि होस्ट सेल बनने के बाद में अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकेरियोटिक सेल बनना है। हमें प्रोटोज़ोआ का फॉर्मेशन समझाना है। तो फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें क्या हुआ है सेकंड स्टेप में ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रिमिटिव होस्ट सेल थी प्रिमिटिव होस्ट सेल थी। ये एरोबिक जो हमारे पास में बैक्टीरिया है
जिसको हम अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसको एनगल्फ कर लिया मतलब अंदर की ओर ग्रहण कर लिया। सामान्यतः जो एनगल्फ किया गया बैक्टीरिया जो होता है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये है, सपोज़ दैट हमारे पास में ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया था। ये वाला मैं यहाँ पे दूसरा बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये इसमें एंटर किया, तो ये तो क्या हो गया लाइसोसोम के माध्यम से डाइजेस्ट हो गया, ठीक है? खत्म हो गया। लेकिन जो एक विशिष्ट प्रकार का जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रवेश कर रहा है, बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है, तो ये जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है? अभी जब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो सेल है, ये वाली सेल प्रोकैरियोटिक हमारे पास में, ये सेल इसको एडजस्ट कर लेगी अपने अंदर, ठीक है? और इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल टाइप का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, वो बन जाएगा, यानी कि स्टेबलाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और अब क्या होगा, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया अपने होस्ट सेल को, ठीक है, ऊर्जा प्रोवाइड करने लग जाएगा कि भाई मैं तुम्हारे अंदर रह रहा हूँ, तो उस रहने के लिए मेरे से आप एनर्जी ले सकते हो, आपका भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। ऐसे इनके दोनों बीच में क्या होती है भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, ठीक है? तो जैसे ये इनको एनर्जी देने लग जाता है, तो फिर ये जो सेल होती है ना, ये सेल, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ, ये हमारा एक पार्ट है। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा होस्ट सेल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देने लग जाएगी। यानी कि ये जो आप होस्ट सेल देख रहे हो, ये इन बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देने लग जाएगी कि भई ये तो मेरे लिए क्या है, ज़रूरी है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में धीरे-धीरे ये बैक्टीरिया अपना जो फ्रीडम है ना वो खो देगा और अब ये इसके अधीन हो जाएगा। मतलब ये है कि ये सेल जब चाहेगी तब अपना फंक्शन करवाएगी। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से बाहर निकालोगे तो ये आदी हो चुके होंगे, अब ये बड़े तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। सो ये अब परमानेंट इसके होते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं। इसलिए जो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, वो धीरे-धीरे यूकेरियोटिक सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो रही है। ऐसे ही अब क्या होगा, ऐसे ही अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी कि अब क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। तो प्रिमिटिव होस्ट जो होती है ना, अब इस बार क्या करेगी पता है? प्रिमिटिव होस्ट सेल जो होगी, इस बार एक हमारे पास में जो साइनोबैक्टीरिया होता है मतलब जो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, अब उसको एनगल्फ करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है? जैसे ये इसको एनगल्फ करेगा तो एक केस में तो क्या होगा कि चलो इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे ये जो बैक्टीरिया है ना वो डाइजेस्ट नहीं होगा और ये फिर इस सेल के लिए जो फूड है उसका स्टोर करना शुरू कर देगा, ठीक है? इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो करना शुरू कर देगा। तो धीरे-धीरे ये इस सेल के लिए फंक्शनली बन जाएगा और ये सेल जो है ना, ये सेल ये भी इसको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देगी। ऐसे करके जो एंडोसिम्बायोसिस जो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास में एक यूकेरियोटिक सेल होती है, वो बन जाती है। तो ऐसे ये परमानेंट हो जाएगी बाद में। तो 4 स्टेप में क्या हो रहा है? 4 स्टेप में स्टेबलाइज़ हो रहा है यूकेरियोटिक सेल का। मतलब अब जो ये सेल बन चुकी है, ये इसी फॉर्म में रहनी चाहिए। मतलब इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल के ऑर्गेनेल्स वो रिमूव नहीं होने चाहिए, स्टेबलाइज़ होने चाहिए। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली हमारे पास जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद में, लंबे समय के बाद में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है, ठीक है? उनके बहुत से जो जीन होंगे ना, वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो जाएँगे। और इसके कारण ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो होस्ट सेल के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होस्ट सेल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये होस्ट सेल जो है ना अब इनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब ये कंप्लीटली फुली क्या बन जाएगी? एक यूकेरियोटिक सेल बन जाएगी। इस प्रकार से इस सेल के थ्रू जो भी अब एनिमल बनेगा लाइक जैसे कि प्रोटोज़ोआ का अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे किसमें? प्रोटोज़ोआ के अंदर। तो इस प्रकार से भई क्या होता है, प्रोटोज़ोआ का ओरिजिन होता है। तो ये 3-4 जो पॉइंट है ना मैकेनिज़्म के, ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे पेपर के अंदर। तो इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पैराज़ोआ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है।